हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला परिवार। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ और उसका वेक्टर फॉर्म। तो उसी के सीक्वेंस में आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं इस यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। तो इस लेक्चर में हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सभी प्यारे प्यारे बच्चे अपना पेन और कॉपी ले लें और साथ में ही हमारे नोट्स बनाते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दिलशाद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला परिवार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? कोई भी जो चार्ज होता है उस चार्ज के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज लाया जाए तो उस चार्ज पर एक बल कार्य करता है। तो उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लिया ये कोई चार्ज रखा हुआ है Q, तो इस चार्ज के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें अगर हम कोई चार्ज लाएं, मान लिया हम कोई चार्ज यहां पे ला रहे हैं Q0। Q0 क्या होता है? हमारा धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हमने क्या किया, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश हमने Q0 रखा, तो इस Q0 पर एक बल कार्य करेगा। कौन सा बल? वैद्युत बल कार्य करेगा। तो कहने का मतलब है इस आवेश के क्षेत्र में, इतने क्षेत्र में अगर हम कोई भी चार्ज लाएंगे तो जिस चार्ज को हम ला रहे हैं उस पर एक बल कार्य करेगा। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। अगर इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के बाहर, कहने का मतलब अगर हम यहां पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो ये आवेश इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि ये जो हमारा आवेश है इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के बाहर है। क्लियर है? तो डिफिनीशन देख लेते हैं इसकी। किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाने पर, कोई भी चार्ज जो हम ला रहे हैं, लाने पर उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। जिस आवेश को हम लाए हैं उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है, वही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है? क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल अगर हमें गिवन है और उस न्यूमेरिकल में मान लिया वैद्युत क्षेत्र कितना भी हो कहीं पर, तो कहने का मतलब है उस वैद्युत क्षेत्र को हम न्यूमेरिकल पॉइंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए एक वर्ड आगे हम पढ़ने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब है वैद्युत क्षेत्र को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताकर हम वैद्युत क्षेत्र की कितनी पावर है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश वर्ड इनके जरूर आप साथ में लिखते चलें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लिया ये कोई हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, आपको इस आवेश के चारों तरफ क्या होगा? इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। उस वैद्युत क्षेत्र में कहीं पर भी अगर हम कोई आवेश रखते हैं तो मान लिया उस पर क्या लग रहा है? इस तरीके से ये आवेश उन आवेशों पर बल लगा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि माना हमने यहां पर Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा और रखने पर हमने क्या देखा? इस आवेश ने इस आवेश पर एक फोर्स लगाया F। तो कहने का मतलब है इस Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लगा? F। तो हम ये देखेंगे कि इस चार्ज की यहां पर कितनी इंटेंसिटी है, कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है E इस आवेश की यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो हमने Q0 चार्ज रखा और उस Q0 चार्ज पर F फोर्स लगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। कौन सा चार्ज? जिस चार्ज पर फोर्स लगा है। ये मत समझिएगा जिस चार्ज का वैद्युत क्षेत्र, कहने का मतलब है जिस चार्ज की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं उस चार्ज को नहीं रखना है। कौन सा रखना है? जिस चार्ज पर फोर्स लगा है। तो कितना फोर्स लगा? F किस चार्ज पर लगा? Q0 चार्ज पर। तो F अपान Q0। इस तरीके से हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब बात आती है फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इसका सदिश रूप इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। चार्ज कैसी राशि हमारी, अदिश राशि है, तो इस पर हमें कोई वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक यहां से आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन और चार्ज का कूलाम, तो यूनिट हो जाएगी हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, हमारी सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो हम ये देख लें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि है, तो इसकी दिशा होती है धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा, लगने वाले बल की दिशा। कहने का मतलब है धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा, धनावेश पर जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। कहने का मतलब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो क्योंकि ये कैसा चार्ज है हमारा, पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, कूलम्स लॉ कहता है कि ये भी पॉजिटिव, तो इनके बीच क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये आवेश इस पर प्रतिकर्षित बल इधर इस तरफ लगा रहा है, तो कहने का मतलब है इस आवेश की यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्योंकि ये धनावेश है तो जिस तरफ इस पर बल लग रहा है उसी दिशा में बल की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो ध्यान रखिएगा, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। मान लिया फॉर एग्जांपल अगर ये कोई निगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है और इस निगेटिव चार्ज के कारण अगर हम यहाँ पर कहें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, तो हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे कोई यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज लाके रखेंगे, और टेस्ट चार्ज रखेंगे तो अब ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करेगा। तो हम ये कहेंगे इस आवेश के कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ, जबकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरफ। तो मतलब एज अ रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अवे होती है, दूर, और अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है, टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। अब एक चीज और हम देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमाएं क्या होंगी, डायमेंशंस क्या होंगी। तो विमाएं निकाल कैसे सकते हैं हम, 11th में आप लोगों ने विमाएं पढ़ी थी, उसमें फार्मूला हमारा ई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ अपान क्यू नॉट। फार्मूले के ही बेस्ड पर हम डायमेंशंस इजिली निकाल सकते हैं। तो यहां से विमाएं हमारी आ जाएंगी, बल की विमा क्या थी, एम एल टी माइनस 2, चार्ज की विमा क्या थी, पी ए। तो इस तरीके से हम ऊपर ले जाएंगे एम एल टी की पावर -2 और टी एक और जाएगा, कितनी हो जाएंगी, -3, और ए की पावर 1 है, ऊपर जाएगा a -1। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायमेंशंस होंगी क्या होंगी, एम एल टी -3 a -1। इसको आपको रटना नहीं है, अगर बाय द वे ऑब्जेक्टिव में या पूछ दे तो आप इस फार्मूले से इजीली आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमाएं निकाल लेंगे। फार्मूले में जो आ रहा है उसकी विमाएं रख के हम किसी की भी विमाएं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अगर कोई बिंदु आवेश कहीं पर रखा है, उस बिंदु आवेश से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई बिंदु P गिवन है हमें, तो उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या रहने वाला है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा था ई वेक्टर इक्वल टू क्या पढ़ा था, एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बेसिक फार्मूला है। लेकिन अगर हमें कोई चार्ज गिवन है, उस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे कोई बिंदु P गिवन है, तो उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसका फार्मूला हमें डिराइव करना है।
तो मान लेते हैं, हाँ इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मान लिया ये कोई हमें चार्ज दिया हुआ है Q, जो कि इस पॉइंट पे रखा हुआ है। इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई बिंदु P गिवन है। अब ध्यान रखिएगा, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशंस में हमें जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना होगा कुछ, हम उस बिंदु को P मान लेते हैं। ठीक है, तो चार्ज Q से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई बिंदु P है, तो इस चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इसके लिए हमें 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। स्टेप क्या है? पहला स्टेप, पहले तो हमें जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहां पर क्या करेंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे। पहला स्टेप Q0 चार्ज लाएंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, जब Q0 चार्ज लाके वहां पे हम रख देंगे, तो अब Q0 चार्ज पर हम क्या निकालेंगे, कूलम के लॉ से कितना फोर्स लगा। मतलब हम क्या लगाएंगे, कूलाम का नियम। मतलब हम क्या निकालेंगे कि उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा। जब हमें फोर्स पता चल जाएगा, तो तीसरा स्टेप हमारा फार्मूला जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। तो इस तरीके से हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। पहला स्टेप होगा हमारा कि हम पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाकर कहाँ रखेंगे, पॉइंट P पर। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है कूलाम का नियम लगाएंगे। जब हम पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज लाके P पर रख देंगे, तो दो आवेश हमें दिख रहे होंगे जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज के कारण Q0 पर कितना फोर्स लगा, तो लिखेंगे Q0 पर वैद्युत बल F इक्वल टू, हाँ ये मान लेते हैं कि जो हमारा Q चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है, कोई माध्यम है यहाँ पे। मान लेते हैं जो चार्ज हमारा Q रखा है वो इस ऐसे माध्यम में रखा है जिस माध्यम का परावैद्युतांक K है। बाकी कुछ भी हो सकता है, शायद यहाँ पे चार्ज के आसपास वायु हो या निर्वात हो। फिलहाल हम मान के चलते हैं जो माध्यम है हमारा, मतलब Q चार्ज हमारा K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। जब K माध्यम होगा जिसका परावैद्युतांक K है, तो फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। Q1 Q2 दोनों चार्ज क्या है, एक चार्ज Q है, दूसरा Q0, अपान में बीच की दूरी का स्क्वायर। हमने फोर्स निकाल लिया कूलाम के नियम से। इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा हमने निकाल लिया। अब हमें तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तीसरा स्टेप है वैद्युत क्षेत्र E की तीव्रता E इक्वल टू F अपान Q0। इस फार्मूले से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो E इक्वल टू हो जाएगा, F की वैल्यू पहले ऊपर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपान R स्क्वायर, अपान में क्या दिया है Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K छूट गया, Q अपान R स्क्वायर। लेकिन अगर यहीं पर क्या हो, जो आवेश हमारा Q रखा है वो क्या रखा है, वायु में। यदि जो चार्ज है वायु में स्थित है, यदि आवेश वायु में स्थित है, कोई माध्यम ना होकर वायु में स्थित है, वायु में स्थित है मतलब वायु का K कितना होता है, 1 हो जाता है। तब क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 1। तो फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 1 हो जाएगा, और बचेगा Q अपान R स्क्वायर। तो किसी बिंदु आवेश के कारण r डिस्टेंस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समानुपाती Q अपान R स्क्वायर। कहने का मतलब है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके समानुपाती है, मतलब आवेश पे डिपेंड है और किस पे डिपेंड है, दूरी पर। तो दो चीजों पे डिपेंड है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश, जिस आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, और दूसरा आवेश से कितनी दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। इन दो चीजों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिपेंड कर रही है। क्लियर है। अब यहां से हम एक चीज ये भी देख सकते हैं, चार्ज जितना ज्यादा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। कहने का मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड, परिमाण जितना ज्यादा होगा
उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। और क्या साथ में देख रहे हैं हम, आर डिस्टेंस, मतलब आवेश से जितनी ज़्यादा दूरी होगी, दूरी जितनी ज़्यादा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी कम होगी। मतलब आवेश से पास में, अगर कोई आवेश रखा है उसके पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, जैसे जैसे हम आवेश से दूर बढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगातार घटती जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद फार्मूले में हमारा बेसिक फार्मूला क्या है, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, दिशा हमने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो किसी धनावेश के कारण धनावेश से दूर होती है। कहने का मतलब है अगर ये कोई चार्ज है हमारा कैसा, प्लस का, इस आवेश के कारण अगर हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन दिखानी है तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर। और अगर यही हमारा कौन सा चार्ज है, मान लिया हमारा निगेटिव चार्ज है, तो उस निगेटिव चार्ज के कारण अगर पॉइंट P पर कहा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस निगेटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है निगेटिव चार्ज की ओर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में इसको हम अच्छी तरीके से लगाने वाले हैं। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर, और माइनस चार्ज के कारण माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है। क्लियर है? तो इस तरीके से किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। क्या दिख रहा है आपको कि E समानुपाती Q और डिस्टेंस के हिसाब से क्या है, E R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र को दिखाएं वाई एक्सिस पे और डिस्टेंस को दिखाएं एक्स एक्सिस पे, अगर हम ग्राफ खींचें E और R स्क्वायर, तो इस तरीके से इस समय हमारा जो ग्राफ जाएगा वो किस तरीके से जाएगा, और अगर हम वैद्युत क्षेत्र को वाई एक्सिस पे और डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे दिखाएं तो और ग्राफ किसके किसके बीच खींचा जाए, E और 1/r स्क्वायर। अब बात आती है E और 1/r स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, E समानुपाती 1/r स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको कहने का मतलब है जो E है वो किसके समानुपाती है, 1/r स्क्वायर के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं, r स्क्वायर के। समानुपाती है 1/r स्क्वायर के और व्युत्क्रमानुपाती किसके है, r स्क्वायर के। और हम ग्राफ किसके बीच ड्रा कर रहे हैं, 1/r स्क्वायर और E के बीच, और 1/r स्क्वायर क्या है, इसके समानुपाती है, तो ग्राफ जाएगा एक सीधी रेखा में। जबकि यहां पर क्या है, हम ग्राफ किसके बीच ड्रा कर रहे हैं, r स्क्वायर और E के बीच, व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बहुत तेजी से वैद्युत क्षेत्र हमारा डिक्रीज करेगा और इसमें एक सीधी रेखा में ग्राफ जाएगा, क्योंकि ये समानुपाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। ठीक है, अब हम थोड़ा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, इस फार्मूले का सदिश रूप क्या होगा। तो सदिश रूप लिखने के लिए देखिएगा किस तरीके से लिखेंगे, E वेक्टर = 1/4πε0 Q/r स्क्वायर और r कैप। ये हमारा क्या गिवन है, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैग्नीट्यूड, परिमाण, और ये क्या है उसकी डायरेक्शन। कहने का मतलब है ये जो पॉजिटिव चार्ज था, इस चार्ज से r डिस्टेंस पे जो पॉइंट P था, ये तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब है आवेश को P से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश, जो कि हमें क्या बताएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, E वेक्टर = 1/4πε0 Q/r
आर स्क्वायर, आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप को लिख सकते हैं आर वेक्टर अपान मॉड आर वेक्टर। जैसे किसी सदिश ए वेक्टर कोई सदिश है तो उसका एकांक सदिश होता है ए वेक्टर अपान मॉड ए वेक्टर, या जिसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर, और मॉड ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं ए, जो कि एक परिमाण है। तो ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर आर वेक्टर, और आर वेक्टर का मॉड क्या कहलाएगा हमारा आर, तो आर इसके साथ पावर आ जाएगी तो ई वेक्टर सदिश रूप हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर क्यूब आर वेक्टर। तो ये इस फार्मूले का वेक्टर फॉर्म होगा। ठीक है, रोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत कहने का मतलब है, अगर कई आवेश रखे हों, मान लिया एक पॉइंट ये Q1 है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2, तीसरा चार्ज Q3, इस तरीके से मतलब मल्टीपल चार्ज हैं, बहुत से चार्ज हैं, Q4 है, इस तरीके से कई चार्ज हैं, और हमसे पूछे इस पॉइंट P पर इन सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हमें ऑलरेडी पता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि हमने किस में पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जितने भी आवेश हैं, सभी आवेशों की जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उन सभी की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सदिश योग होता है वो उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। कहने का मतलब है, अगर हम इस पॉइंट P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें, इस पॉइंट P पर सभी आवेशों के कारण नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो मान लिया इस आवेश Q1 की यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 वेक्टर, Q2 के कारण E2 वेक्टर, Q3 के कारण E3 वेक्टर, इस तरीके से E4 वेक्टर, E5 वेक्टर। और अगर मान लिया चार्ज बहुत से हैं, मालूम नहीं कितने हैं, तो मान लिया Q1 एक N वां चार्ज है, तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी होगी, En वेक्टर। सभी का क्या करेंगे, वेक्टर सम, सदिश योग, सभी का सदिश योग ही जो होता है वो इस पॉइंट P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। सभी आवेशों के कारण हम पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसके बाद सभी सदिशों का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे देख लेते हैं इसी पर बेस्ड हम। मान लिया हमें एक दिया हुआ है, एक वर्ग है, और वर्ग के चार कोने होते हैं, चारों कोनों पर कुछ आवेश दिए हुए हैं। मान लिया एक +2q है, और एक यहाँ पे आपका दिया है -q, इस पे रखा हुआ है +2q, और यहाँ पे है -q। चारों कोनों पर कुछ आवेश रखे हैं। कह दे कि जो वर्ग है इसके विकर्णों के कटान बिंदु पर, जो वर्ग है, वर्ग के दो विकर्ण होते हैं, विकर्णों के कटान बिंदु P पर चारों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे, हम इन आवेशों को क्या करेंगे, कोई नंबर दे देंगे अपनी तरफ से। मान लिया ये हमारा पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, और ये तीसरा, चौथा। नंबरिंग देने का मतलब है कि इस आवेश के कारण हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिखाएंगे E1। 1 मतलब पहला चार्ज, तो इस आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1। तो इस आवेश के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर। अभी हमने बताया था धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है धनावेश से दूर। माइनस Q के कारण
माइनस की ओर होती है, तो इस माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 वेक्टर माइनस की ओर। तीसरा आवेश प्लस 2Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्लस से दूर E3 वेक्टर, और माइनस क्यू के कारण माइनस की ओर E4 वेक्टर। हमें किसी बिंदु आवेश, ये सब हमें क्या दिए हुए हैं, बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश के कारण फार्मूला मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। कहने का मतलब है जब हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होते हैं तो हमें दो राशियों से मतलब होता है, एक आवेश कौन सा है और उस आवेश से कितनी दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो आवेश हमें दिया हुआ है 2Q, लेकिन इस आवेश से कितनी दूरी पर ये बिंदु P है हमें नहीं पता है, तो दूरी अपने हिसाब से मान लेते हैं, या न्यूमेरिकल में जब हमें कोई वैल्यू दी होती है, न्यूमेरिकल में कह दे कोई वर्ग है जिसकी भुजा 2 मीटर है ना, या कह दे कोई वर्ग है जिसकी भुजा है हमारी मान लिया 2a। थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए वर्ग की भुजा हम क्या मान लेंगे 2a, तो वर्ग की भुजाएं हैं 2a। तो अब बताओ, अच्छा अब इस आवेश के कारण बिंदु P की दूरी कितनी होगी, निकाल लीजिए कैलकुलेशन से, इसको करके हम निकाल लेते हैं। तो ये 2a तो ये कितना आएगा, इसको हम निकाल लेंगे। तो ये अगर हम इसको मान ले A B C और ये D, तो हमें निकालना है AC। तो AC इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस से, मतलब 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर, अंडर रूट में 8a स्क्वायर, तो 8 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2a। तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी, AC की वैल्यू आ गई 2√2a। ऐसे ही हमारा ये BD कितना आएगा, सेम वे बिल्कुल इसी तरीके से हमारा BD भी यही आने वाला है 2√2a। अब हम सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। E1 पहला जो आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है, फार्मूला ये लगाएंगे, आवेश हमें कितना दिया हुआ है 2Q अपान R स्क्वायर, R कितना है दूरी AP का स्क्वायर। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q। अब बात आती है AP कितना होगा, हमने AC निकाल लिया, कितना है हमारा 2√2a, तो AP जो होगा AC का हाफ हो जाएगा, मतलब AP जो होगा वो हमारा होगा 2√2a का हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AP इक्वल टू आ जाएगा a√2। ठीक है, तो इस तरीके से AP की वैल्यू हम रख देंगे a√2 का स्क्वायर। तो E1 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/Q अपान a स्क्वायर। E1 इस आवेश के कारण तीव्रता निकल आई। अब बात आती है अगर तीसरे, अब दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में हमें दो वेक्टर दिख रहे हैं E1 और E3, E1 हमें निकाल चुके हैं, E3 भी निकाल लेते हैं साथ में। E3 भी इतना ही आएगा क्योंकि आवेश भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, तीव्रता दो चीजों पे डिपेंड करती है, आवेश और दूरी पर। आवेश 2Q, ये भी 2Q, दूरी जितनी ये है उतनी ही ये भी रहने वाली है। कहने का मतलब इस आवेश के कारण भी तीव्रता कितनी आएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान a स्क्वायर। ठीक है, अब हम दो तीव्रताएं और हैं E2 और E4। E2 दोनों चार्ज सेम है, देख रहे हैं माइनस क्यू, दूरी भी सेम होगी, तो हम एक आवेश के कारण तीव्रता निकाल लेते हैं। मान लिया इस -Q के कारण तीव्रता कितनी है E2 वेक्टर, तो E2 हम निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सदिश राशियां होती हैं उन राशियों में हम माइनस साइन नहीं रखते हैं, क्योंकि उस माइनस साइन ने हमें डायरेक्शन बता दी, उसका काम हो गया खत्म। केवल हम उसका क्या रखेंगे, मैग्नीट्यूड। तो -Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा Q, तो हम चार्ज का मैग्नीट्यूड रखेंगे Q, माइनस साइन नहीं रखना है। अपान में डिस्टेंस BP, जो हमारा ये AP है उतना ही BP रहने वाला है, तो AP हम निकाल चुके हैं a√2, तो हमारा होगा a√2 का स्क्वायर।
तो E2 इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q/2a²। जितना E2 उतना ही E4 भी होगा, तो E4 इक्वल टू 1/4πε0 Q/2a²। तो इस तरीके से हमने E2, E3, E4 निकाल लिया और इधर E1 और E3 निकाल लिया। अब हम देख रहे हैं E1 और E3 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है और अपोजिट डायरेक्शन में है और बराबर है, जितना E1 उतना ही E3, तो अपोजिट है और बराबर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब E1 और E3 का जो नेट आएगा, नेट E1 और E3 का मान लिया E5, तो घटा देंगे। दो वेक्टर जब अपोजिट में होते हैं तो घट जाते हैं, तो E1 माइनस E3 इक्वल टू सेम है वैल्यू, तो 0 हो जाएगा। इधर क्या होगा, E2 और E4, E2 E4 ये भी दोनों अपोजिट हैं और बराबर हैं, तो इन दोनों का रिजल्ट मान लिया हमने E6। ये भी कितना आएगा हमारा, E2 माइनस E4 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है इन दो वेक्टर E2 और E4 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, इनका रिजल्टेंट 0, और E1 और E3 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इनका रिजल्टेंट 0। इस तरीके से पॉइंट P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आ जाएगी, 0। तो कहने का मतलब है अगर और कोई चार्ज दिए हो तो हमें मेथड यही अप्लाई करना है। हमें क्या देखना है, चार्ज और डिस्टेंस, चार्ज कितना है और कितनी डिस्टेंस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सभी पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल कर, उसके बाद सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम लगाकर हम जो है इजीली उस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लिया दिया है एक चार्ज है -Q और एक चार्ज है हमारा +Q। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आगे इसको पढ़ेंगे हम। इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। -Q +Q, इसके जो मध्य बिंदु पर पॉइंट है हमारा P, उस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो मान लिया -Q और +Q जो रखे हैं वो दोनों चार्ज रखे हैं 2x डिस्टेंस पे। दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस है 2x और हमें पूछ कहाँ रहा है, पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लिया ये हमारा जो चार्ज है पहला है 1 और ये वाला चार्ज है 2। इस चार्ज के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, माइनस चार्ज के कारण माइनस की ओर E1 वेक्टर, और प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से अवे, तो ये हो जाएगा हमारा E2 वेक्टर। इसमें कोई डाउट नहीं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो दोनों सदिश हैं E1 वेक्टर और E2 वेक्टर वो एक ही डायरेक्शन में है, मतलब इस समय ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो अगर हम आपसे पूछें कि नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हम कहेंगे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे, तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हम -Q के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 1/4πε0, चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड Q/r², डिस्टेंस, इस चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 2x, पॉइंट P बीच में है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस -Q चार्ज से P की डिस्टेंस होगी x और इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी x। तो Q/r², चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, r² मतलब x², और इस चार्ज के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज Q/ डिस्टेंस कितनी है, अपान में x²। तो रख देंगे वैल्यू 1/4πε0 Q/x² प्लस E2 वेक्टर 1/4πε0 Q/x²। तो जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/4πε0 Q/x²। तो बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 2 × 1/4πε0 Q/x²। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में दे, अगर ये चार्ज हमारा प्लस का हो,
अगर ये चार्ज माइनस क्यू की जगह पर क्या दिया हुआ, प्लस क्यू, तो बस देख लेते हैं इसको। अगर प्लस क्यू होता तो इस आवेश के कारण यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती इस तरफ, क्योंकि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से दूर, और इस प्लस के कारण यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से दूर। तो कहने का मतलब इस समय हम देख रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं इस तरीके से होती, जो कि हमें क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट होने पर अपोजिट है, साथ ही साथ क्या है, बराबर। आपको मालूम है जब दो सदिश अपोजिट हो और परिमाण उनका बराबर हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। तो अगर इस तरीके से होता, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पी पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती, 0, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते। ठीक है, क्लियर है। अब हम इस लेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं। वैद्युत बल रेखा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये क्या होती हैं वैद्युत बल रेखाएं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई चार्ज है, अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, और हम पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की हर जो कोई भी आवेश होता है उसका एक वैद्युत क्षेत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र ये कहाँ पर है, कितना है, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं को सबसे पहले फैराडे ने बताया था। किसने बताया था? ये कॉन्सेप्ट वैद्युत बल रेखाओं का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? फैराडे ने। क्योंकि हमें कोई चार्ज दिया है, कोई रखा है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र कितना है, कहाँ पर है, किस तरीके का है, उसको रिप्रेजेंट करना जरूरी है। उसके लिए ही हम वैद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं। ठीक है, जबकि रियल में ऐसी कोई बल रेखा नहीं होती है, ये केवल इमेजिनरी लाइंस होती हैं। होती क्या है वैद्युत बल रेखाएं? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे निष्कोण वक्र हैं। ये लाइंस होती हैं, और अगर ये असमान वैद्युत क्षेत्र है तो वक्र टाइप का भी बन जाएगा। तो वैद्युत बल रेखाएं कहाँ खींची जाती हैं? वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे निष्कोण वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा, जो वैद्युत बल रेखा होगी उसके किसी बिंदु पर हम क्या खींच दें? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींची है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे निष्कोण वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा हमें उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। जबकि ये इमेजिनरी काल्पनिक रेखाएं हैं, रियल में ऐसी कोई रेखा नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब हम वैद्युत बल रेखाओं की कुछ विशेषताओं पर, कुछ गुण पर बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वैद्युत बल रेखाओं को ELF चार्ट में दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है वैद्युत बल रेखाओं की कि अगर कोई स्वतंत्र धनावेश है, वो भी कैसा है? विलगित। विलगित का मतलब है इस धनावेश के आसपास और कोई दूसरा आवेश ना हो, तो हम उसको बोलेंगे विलगित स्वतंत्र धनावेश है ये। तो अगर कोई विलगित स्वतंत्र धनावेश है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्य बाहर की ओर निकलती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। कहां पर समाप्त हो रही हैं पता नहीं, अनंत कहां पर है इसका पता नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी है किसी विलगित स्वतंत्र धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्य बाहर की ओर निकलती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई आवेश है ये
तो इसके कारण आप जो है बल रेखाएं कैसे दिखाना है, आपको सममित दिखाना है, क्योंकि इसके आसपास और कोई दूसरा चार्ज नहीं है जो इसको क्या करे, डिस्टर्ब कर सके। तो विलगित या धनावेश हो या ऋणावेश हो, आपको वैद्युत बल रेखाएं सममित दिखाना है। दूसरा पॉइंट है, किसी विलगित स्वतंत्र ऋणावेश के कारण, वहां पे धनावेश था, विलगित था, उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं था, ऐसे यहां पर एक ऋणावेश है जो कि विलगित है, इसके आसपास कोई भी चार्ज नहीं है। तो विलगित ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलती हैं और त्रिज्य आकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इसमें क्या है, बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं धनावेश के कारण, और ऋणावेश के कारण बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अगर एक प्लस क्यू और दूसरा कौन सा है, माइनस क्यू, तो आप इसमें देख रहे हैं कि धनावेश से बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। तो इस धनावेश से बल रेखाएं आप देख रहे हैं सभी निकल रही हैं। ऑब्जेक्टिव में 2-4 फिगर कभी कभी दे देता है, उसमें आपको दिखाना ढूंढना रहता है कौन सा जो फिगर है वो गलत है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको फिगर में कहीं प्लस दिखे तो आपको ये देख लेना है उस प्लस से बल रेखाएं निकलना है, ये श्योर है। और अगर माइनस है तो उस माइनस पर बल रेखाएं आनी है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इस धनावेश के कारण देख रहे हैं आप सभी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, और बाहर निकलकर जैसे एक बल रेखा ये धनावेश से निकली और कहां चली गई, ऋणावेश पर, क्योंकि बल रेखाएं कहां जाती हैं, ऋणावेश पर। तो धनावेश से निकल ऋणावेश पर, ऐसे धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर, धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर, इस तरीके से ये कुछ बल रेखाएं हैं जो हम इधर से चली और हम इसको दिखा नहीं रहे, और कहां आ गई, ऋणावेश पर। इस तरीके से कहां आ गई, ऋणावेश पर। इस तरीके से चलकर कहां पहुंच गई, ऋणावेश पर। इस तरह चलकर कहां पहुंच गई, ऋणावेश पर। तो इस तरीके से धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। समाप्त का मतलब है कि केवल धनावेश से ऋणावेश की ओर जाएंगी, उधर से वापसी नहीं होनी है, ये ध्यान रखिएगा। ऋणावेश से धनावेश की ओर बल रेखाओं की वापसी नहीं होती है। इसलिए हम बोलते हैं क्या कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बल रेखाएं जो हैं केवल धनावेश से ही चलती हैं और ऋणावेश पर जाके समाप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब है इस तरीके से चलकर और यहां आके समाप्त हो गई। लेकिन अगर ऐसा होता कि इस तरफ से चलकर इस तरफ भी वापसी अगर होती, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारा एक क्लोज्ड लूप है। जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता है, केवल धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र, क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों इसमें पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पॉजिटिव चार्ज के कारण बल रेखाएं किस तरीके से होंगी, तो हमें यह ध्यान रखना है कि धनावेश से बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। तो ये धनावेश है तो इससे भी बल रेखाएं बाहर निकलेंगी और इससे भी बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। जबकि ये विलगित नहीं है तो क्या होगा, एक दूसरे को प्रभावित करेंगी। जबकि यहाँ पे विलगित था तो ये एक दूसरे और कोई आवेश था नहीं, तो ये बिना प्रभावित हुए त्रिज्य बाहर की ओर निकलेंगी, जो कि कैसी होंगी, सममित होंगी, सिमेट्रिक होंगी। ध्यान रखिएगा। जबकि यहाँ पे प्लस और प्लस है, इसका मतलब ये है इस धनावेश से बल रेखाएं निकलेंगी, इस धनावेश से भी बाहर बल रेखाएं निकलेंगी, और बल रेखाएं निकलेंगी तो थोड़ा एक दूसरे को डिस्टर्ब करती हुई इस तरीके से बल रेखाएं, ये इसकी बल रेखाओं को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा और ये इसके बल रेखाओं को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, और इस तरीके से ये बल रेखाएं इन दोनों धनावेशों से बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वैद्युत बल रेखाओं की कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कहने का मतलब है दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मान लिया एक ये बल रेखा है हमारी नंबर 1 और एक ये बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा है नंबर 2, तो ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसका मतलब हमने इसमें क्या दिखाया, दो बल रेखाओं को कट करते हुए दिखाया है, मतलब ये हमारा गलत होगा। लेकिन इसका रीजन ऐसा क्या है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती क्यों नहीं है। तो जो हमारी पहली वैद्युत बल रेखा है, अभी हमने वैद्युत बल रेखाओं की डिफिनीशन में देखा था कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे निष्कोण वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा की दिशा होती है वो हमें उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। कहने का मतलब है जहां पर दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, माना P पर काट रही हैं, बिंदु P पर, तो अगर हम पहली
जो वैद्युत बल रेखा है, कटान बिंदु पर अगर हम एक ये स्पर्श रेखा खींचें तो इस वैद्युत बल रेखा की के कारण कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, स्पर्श रेखा। और जो दूसरी बल रेखा है, इसको इस तरीके, ये कहने का मतलब है जो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, जहां पे कट कर रही हैं उन दोनों बल रेखाओं की कटान बिंदु पर हम क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा खींचने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि पहली वैद्युत बल रेखा के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो E1 वेक्टर इस डायरेक्शन में, और दूसरी बल रेखा के कारण कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा E2 वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो हम देख रहे हैं कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, एक वैद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर और दूसरा E2 वेक्टर। जबकि होता क्या है, एक बिंदु पर एक ही वैद्युत क्षेत्र होता है, तो हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली है कि ये वाली। इसीलिए ये बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट मतलब कट नहीं करती हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, अगली प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास हैं, कहने का मतलब इस तरीके से, और अगर वैद्युत बल रेखाएं थोड़ा मान लिया दूर दूर हैं, इस तरीके से, तो वैद्युत बल रेखाएं अगर पास पास हैं तो हम कहेंगे ये एक प्रबल वैद्युत क्षेत्र है। ये भी एक प्रॉपर्टी है वैद्युत बल रेखाओं की कि अगर वैद्युत बल रेखाएं परस्पर निकट हों तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, प्रबल होता है। और वैद्युत बल रेखाएं अगर थोड़ा दूर दूर हैं तो ये वाला वैद्युत क्षेत्र थोड़ा दुर्बल होता है, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होगा। जैसे मान लिया है कि वैद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं और एक बिंदु हमारा यहां पे दिया है A और एक बिंदु यहां पर है हमारा B। तो अगर हम आपसे पूछें कि बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा कि बिंदु B पर, तो हम देख रहे हैं बिंदु A के पास में वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, जबकि B पर वैद्युत बल रेखाएं थोड़ा दूर हैं। तो पास पास होने का मतलब है यहां पर बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, जबकि बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा, क्योंकि वहां पे इसकी अपेक्षा वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं। तो बिंदु A पर जो होगा वैद्युत क्षेत्र B की अपेक्षा प्रबल होगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसी 7वीं प्रॉपर्टी है कि अगर वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर हैं, कहने का मतलब है बिल्कुल बराबर दूरी पर अगर वैद्युत बल रेखाएं हैं इस तरीके से, और वैद्युत बल रेखाएं अगर असमान दूरी पर हैं इस तरीके से, कहीं पास पास कहीं दूर दूर, ये समान दूरी पर वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान। तो कहने का मतलब है आगे अभी जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम जब एक समान वैद्युत क्षेत्र हमें दिखाना होगा तो हम बल रेखाएं क्या करेंगे, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर दिखाएंगे। और अगर कम ज्यादा डिस्टेंस हमें वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दिख रही है तो हम कहेंगे जो वैद्युत क्षेत्र होगा कैसा होगा, असमान होगा। ये असमान वैद्युत क्षेत्र होगा और ये वाला एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी वैद्युत बल रेखाओं की देख लेते हैं। कहने का मतलब 8वीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि अभी हमने एक डायग्राम देखा था, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला निगेटिव चार्ज है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, जितनी बल रेखाएं धनावेश से निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, धनावेश से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, 8, और ऋणावेश पर कितनी बल रेखाएं पहुंच रही हैं, वो भी 8 पहुंच रही हैं। तो ये कहता है कि धनावेश से निकलने वाली बल रेखाएं या ऋणावेश पर पहुंचने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है जितना ज्यादा आवेश का परिमाण होगा, अगर धनावेश का परिमाण ज्यादा है तो उससे बल रेखाएं ज्यादा निकलेंगी, और अगर ऋणावेश का परिमाण कम है तो उस जितनी धनावेश से निकलेंगी उससे कम ऋणावेश पर बल रेखाएं पहुंचती हैं। तो इस डायग्राम में अगर हम कह दें कि ये वाला हमारा प्लस है चार्ज, ये Q1 है और ये वाला चार्ज हमारा Q2 है,
तो हम ये तो देख सकते हैं कि ये वाला चार्ज Q1 और ये वाला चार्ज Q2, तो ये तो कन्फर्म है Q1 चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि इससे बल रेखाएं निकल रही हैं, और Q2 चार्ज हमारा निगेटिव होगा क्योंकि इस पर बल रेखाएं पहुंच रही हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि Q1 और Q2 का परिमाण कैसा रहेगा, तो हम कहेंगे Q1 चार्ज का जो परिमाण होगा और जो Q2 चार्ज का परिमाण होगा वो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जितनी बल रेखाएं प्लस से निकल रही हैं उतनी बल रेखाएं माइनस पर पहुंच भी रही हैं। तो इस तरीके से हमने वैद्युत बल रेखाओं मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज देखी, और इसको अच्छी तरीके से राइट डाउन, अच्छी तरीके से इसका नोट्स बना लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले अगले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे। तो मुलाकात होती है अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।